इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के एक हालिया वर्किंग पेपर में कहा गया है कि हिंदुस्तान में 1950 से 2015 के 65 साल के अरसे में हिंदू आबादी का हिस्सा 7.82% कम हुआ है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43.15% इजाफा हुआ है। और इससे पता चलता है कि मुल्क में सभी कम्युनिटीज के लिए माहौल साजगार है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इस रिपोर्ट पर शक करते हुए सवाल उठाया है कि मरकज ने सेंसस के बगैर ही हिंदू और मुस्लिम आबादी का तयन कैसे कर लिया। मुल्क के वजीर आजम होने के नाते मोदी को हिंदू मुस्लिम बाइनरी को छोड़कर मसाइल पर बात करना चाहिए। बीजेपी के नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालविया ने रिपोर्ट पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर मुल्क को कांग्रेस के हवाले छोड़ दिया तो हिंदुओं का कोई मुल्क बाकी नहीं रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट करार देते हुए कहा कि मुझे रिपोर्ट की कॉपी भेजें, फिर मैं जवाब दूंगा। इसी सिलसिले में सालार डिजिटल से बात करते हुए हिंदुस्तान के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब SY कुरैशी ने इस रिपोर्ट के पस मंजर और परसेंटेज डायनामिक्स पर रोशनी डाली है। जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने 1950 को बेसलाइन ईयर बनाते हुए 2015 यानी 65 साल के वक्फे में शेयर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन जो है 7.82% घटा है, जबकि मुस्लिम आबादी 43.15% में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसकी वजह वो ये बताते हैं कि इससे जो है डाइवर्सिटी फॉस्टर हुई है, सोशल सपोर्ट रहा है, नर्चरिंग एनवायरनमेंट और बॉटम अप अप्रोच वगैरह वगैरह रहा है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बड़ी है, लेकिन ये इसकी वजह जो है कांग्रेस को भी बताते हैं कि कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। सर, ये तो तय है कि ये सिवाय अपीसमेंट पॉलिटिक्स के कुछ नहीं, और शायद इसकी हकीकत उन्हीं लोगों के लिए एक जुमले से बढ़कर ना हो। मगर ये जुमला न सिर्फ मिसलीडिंग और बेसलेस है, बल्कि मुस्लिम आबादी के लिए तो डिजास्टर्स भी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि ये जो रिपोर्ट आई आउट ऑफ द ब्लू, इसका रीजन क्या, इसका ओकेजन क्या। क्योंकि 2015 तो कोई लैंडमार्क ईयर भी नहीं। 2011 में सेंसस हुआ था, तो 1951 से 2011 तक अगर सेंसस की बात करें ना, तो बेसिकली ये सेंसस हर 10 साल जो होता है उसके बेसिस पे फिगर्स आती हैं। ये 2015 तक का डेट निकाल के ये स्टडी क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये कोई इसका बैकग्राउंड तो बताया नहीं गया। और इलेक्शन के दौरान जब ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम इशू बन रखा है, उस वक्त इस रिपोर्ट को रिलीज करना तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो और उसमें की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होती है, तो जिसको आपने पॉइंट आउट ठीक किया। तो इसलिए मुझे तो नहीं समझ में आया कि इसका कारण क्या था, क्या वजह है कि सडनली ये इन्होंने स्टडी बना के निकाली। लेकिन सर, मुस्लिम आबादी पर तो इसके लॉन्ग रन में काफी डिजास्टर्स असरात मुरतब हो सकते हैं ना सर, क्योंकि एक तरह से हिंदू आबादी को ये समझाया जा रहा है कि मुसलमान आबादी में बढ़ोतरी हो रही है करके। जी जी जी, ये चीज देखिए, ये तो साल से 50-60 साल से यही समझाया जा रहा है। और उसमें मैंने एक किताब लिखी थी, पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। वो 2-3 साल उसको हो गए, और उसका अभी तेलुगु वर्जन भी आने वाला है, हफ्ता 10 दिन में ही इंशाल्लाह आएगा। तो इसका कन्नड़ा वर्जन भी ऑलमोस्ट सॉरी, कन्नड़ा बड़ा तेलुगु वर्जन आ चुका है, बंगाली वर्जन आ चुका है, कन्नड़ा वर्जन आने वाला है। तो इसमें मैंने ये देखा, 25 साल तक स्टडी की इसको मैंने। एक तो सेंसस के फिगर्स ली, दूसरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है हर 5 साल, और वो 5 सर्वे हो चुके हैं, यानी 25 साल तक वो सर्वे हुए हैं। उन सारे के डेटा के बेसिस पे दो नतीजे निकल के आए। एक तो ये निकल के आया कि ये फैक्ट है कि मुसलमानों में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, या इन अदर वर्ड मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग का एडॉप्शन सबसे कम है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो उभर के आई, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं करता, कि मुसलमानों के बाद नंबर 2 पे हाईएस्ट बर्थ रेट किसका है, वो हिंदुओं का है। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं होता। इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हैं, जबकि हिंदू और मुस्लिम तो शोल्डर टू शोल्डर है।
अगर मुसलमानों के बर्थ रेट हाईएस्ट है तो सेकंड हाईएस्ट हिंदुओं का है। अच्छा, दूसरी चीज जो इसमें एक ट्रेंड निकल के आई कि सभी कम्युनिटीज में फैमिली प्लानिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और सबसे ज्यादा तेजी से मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग बढ़ी है। और विद द रिजल्ट के 25 साल पहले 30 साल पहले हिंदू और मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का गैप होता था, और वो चूंकि मुसलमान तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं और सारी कम्युनिटी के मुकाबले में ज्यादा तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं पिछले 30 साल से, तो वो गैप घटता घटता अब 0.3 रह गया जी। तो ये किस वजह से हुआ कि एक तो वहाँ पे तालीम बढ़ी मुसलमानों में, दूसरे जो 3 फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इस पॉपुलेशन बिहेवियर को, एक तो तालीम और एक उनकी आमदनी और सर्विसेज की डिलीवरी यानी हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज का पहुंचना। इन तीनों में मुसलमान सबसे पीछे थे, इस वजह से फैमिली प्लानिंग में सबसे पीछे रह गए। तो उनकी तालीम की तो कोई बात करते हमने किसी को सुना नहीं, तालीम उनकी इनकम बढ़ाने की बात करते तो सुना नहीं, उनको मुस्तकिल बच्चे बहुत पैदा करते हैं, बहुत पैदा करते हैं, हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40, यही सुनते रहते हैं। और लेकिन बच्चे कम करें उसके लिए जो करना होता है यानी तालीम, उसकी कोई जिक्र नहीं, बल्कि जो तालीम के जराए हैं वो कम किए जा रहे हैं, स्कीमें कम की जा रही हैं, इनकम बढ़ाने की जहाँ बात होती है बजाय बढ़ाने के उसको घटाने की बातें, इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो, इनसे कुछ ना खरीदो, इनके फल भी ना खरीदो, तो वो और गरीब हो जाएगा, तो वो और बच्चे पैदा करेगा, फिर आप और ज्यादा चिल्लाएंगे, है ना। तो ये तीसरे हमने ये देखा, बार बार सुना कि जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं उनको कंटेम्प्ट से मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और मिनी पाकिस्तान के नाम से वहाँ पे कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं, वहाँ पे कोई नर्स जाने को तैयार नहीं। अब जहाँ सर्विसेज ही नहीं पहुंचेंगी तो वहाँ फैमिली प्लानिंग कैसे होगी। उसके बावजूद भी मुसलमानों ने जो फैमिली प्लानिंग की वो रिमार्केबल है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग मुस्लिम का है, जैसे मैंने बताया, जो सारा भारत सरकार के डेटा पे बेस्ड है, ये कोई इम्प्रेशन या विशफुल थिंकिंग नहीं है, सब भारत सरकार के डेटा से ही सब कुछ निकाला है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरे जो हमारी जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, मैंने इसमें किताब का मेरा मकसद ओरिजिनली जब 25 साल पहले लिखनी शुरू की थी कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे बढ़ाई जाए, उनको मशवरा देने के लिए किताब लिखी थी। और क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हम रखें जिस तरह ताकि मुसलमानों को ये बात समझ में आए। तो मुस्लिम को फैमिली प्लानिंग तो अडॉप्ट करनी ही चाहिए, फैमिली प्लानिंग तो बहुत अच्छी चीज है, और मुसलमानों को आगे आगे पेश रहना चाहिए, ये मेरी किताब का मकसद था। हालांकि वो शायद आपने इस किताब में आपने कुरान और हदीस के हवाले से भी इसको जो है सही बताया है कि कैसे इसको मुमकिन हो सकता है, इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हुए इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। पूरा एक चैप्टर के इस्लाम क्या कहता है फैमिली प्लानिंग पे, पूरा एक चैप्टर है उसमें, और उसमें आप ये देखेंगे कि देखिए इस्लाम में जो चीज हराम है वो कुरान शरीफ में बड़े क्लियरली बता दी गई है, बल्कि एक आयत है वो ये कहती है कि देखो जो जो चीजें हमने तुम पे हराम करनी थी वो हमने तुमको समझा दी हैं, यानी शराब नहीं पीना, सूद नहीं लेना, जिना नहीं करना, वगैरह वगैरह हर चीज। और ये आयत फरमा रही है कि देखो जो जो चीजें हमने तुम पर मना करनी थी वो हमने तुमको समझा के मना कर दी हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग को कहीं नहीं मना किया गया। और जो फैमिली प्लानिंग के ऊपर उलमा के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मिसाल के तौर पर उस जमाने में और लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, तो एक आयत आई थी, नाजिल हुई थी कि भाई उनको तुम गरीबी के डर से मार देते हो, ये बड़ी गलत बात है, अगर बच्चा पैदा होगा तो उसकी रोजी रोटी के जिम्मेदार हम हैं। तो बहुत से लोग उसको ये लाइसेंस समझते हैं कि भाई अल्लाह पैदा करेगा तो अल्लाह उनको उनका पेट भी भरेगा, ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि बच्चियों को ना मारो, वो बच्चियां तो आज भी मारी जाती हैं, आज के मॉडर्न इंडिया में भी मारी जाती हैं, उनके
सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के जरिए यही वजह है कि सेक्स रेशियो जो है वो एडवर्स होती चली जा रही है ना। तो वो कॉन्टेक्ट वो था। तो बल्कि हैरानी की मैंने तो जैसे जो कुरान और हदीस पूरी एनालिसिस किया, जो कुछ हदीसें कुछ आयतें फेवर में इंटरप्रिटेड हो जाती हैं फैमिली प्लानिंग के, कुछ उसके खिलाफ, जैसे मैंने खिलाफ वाली आपको बता दी कि जी बच्चों को न मारो, खुदा ने पैदा किया है तो सबको खिलाएगा, तो लोग उसको कहते हैं कि बस पैदा करते जाओ, खुदा खिलाता जाएगा। ये तो इंटरप्रिटेशन बड़ी गलत होगी, है ना। तो एक आयत है जो मैंने इसमें लिखी है कि जिसमें अल्लाह फरमा रहा है नौजवानों को एड्रेस करके कि नौजवानों, जब तुम इस लायक हो जाओ तुम शादी जरूर करना, क्योंकि शादी तुमको गैर पराई औरतों की तरफ बुरी नजर से देखने से रोकती है। तो अच्छा, जो ये चीज कुरान शरीफ शरीयत का सबसे पहला लेवल है। नंबर 2 पे है हदीस। जो चीज कुरान में लोगों को नहीं समझ में आती थी वो हुजूर से जाके समझ लिया करते थे। तो एक गरीब लड़का हुजूर अकरम के पास पहुंचा और उसने कहा कि साहब आयत ये कहती है मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी सेक्सुअल डिजायर तो मेरी भी है, तो मैं क्या करूँ। तो उस पे हुजूर ने उस आयत को रिपीट करके कहा कि जब तक तुम इस लायक ना हो जाओ कि एक फैमिली को रेज कर सको, जब तक तुम रोजा रखा करो। रोजा सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करता है। तो तरीका भी बता दिया। एक आयत ने हिदायत दे दी कि भाई जब तक इस लायक ना हो जाओ जब तक तुम शादी ना करना। तो दूसरे जब वेट कैसे करो उसके लिए तरीका बता दिया। एक तीसरी हदीस जो बड़ी कंक्लूसिव इसमें है कि जिसमें एक शख्स के बहुत सारे बच्चे थे, वो गया हुजूर के पास ये कहने कि मैं बहुत बच्चे हो गए, मुझे और नहीं चाहिए, और मैं फैमिली प्लानिंग, उस वक्त का एक ही तरीका था अल अज़ल, यानी विड्रॉल मेथड, या जिसको कोइटस इंटरप्टस अंग्रेजी में कहते हैं, विड्रॉल मेथड, वही तरीका था कि जी मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन एक यहूदी ने कहा कि वो तो मर्डर है, गलत है। तो हुजूर ने उसको फरमाया कि नहीं, यहूदी ने गलत कहा, यहूदी ने गलत कहा, यानी वो मर्डर नहीं है, अगर तुम करना चाहते हो तो करो। तो फैमिली प्लानिंग का इससे ज्यादा डायरेक्ट सबूत और क्या हो सकता है। बल्कि इस पे तो प्रोफेसर उमरान अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने तो ये लिखा कि ये हैरानी की बात है कि 1400 साल पहले जब दुनिया में पॉपुलेशन का कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, उस वक्त कुरान और हदीस और इस्लाम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा है, शादी को डिले करने की बात कर रहा है, कम बच्चों की बात कर रहा है। मैंने उसमें बड़ी हदीसें और आयतें लिखी हैं कि औरतों का हुकूक, उनके सेहत के, बच्चों के तालीमी हुकूक, ये सारी चीजें इस्लाम के बुनियादी फीचर्स हैं। तो हैरानी की बात तो है कि 1400 साल पहले जब कोई पॉपुलेशन की कोई बात भी न करता था, वहाँ इस्लाम ने इसकी बात की। तो इतना वो तो फॉरवर्ड लुकिंग है। तो ये कहना कि इस्लाम या मुसलमान उसके खिलाफ हैं तो ये गलत है। और अगर मुसलमान को खिलाफ है तो वो बेवकूफ़ी करते हैं, वो उनकी नादानी है, क्योंकि वो इस्लाम को अगर समझेंगे तो वो फैमिली प्लानिंग के प्रचारक बनेंगे। जी जी बिल्कुल सर, इस्लाम पर ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस्लाम का भी एक नजरिया ये है कि लॉ ऑफ द लैंड भी फॉलो करो, और इज्तिहाद भी जो है हर चीज में जरूरी है। यानी जिस जमाने में जो सहूलत मुहैया होगी, दस्तयाब होगी, उस सहूलत का इस्तेमाल करना भी जो है इस्लाम का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस पे कुछ मजीद कहने का गुंजाइश ही नहीं। ठीक कहा आपने। जी 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 बिल्कुल सर। इसी तरह जैसा आप कह रहे थे सर कि पिछले 30 साल में ग्रोथ रेट का क्या तनासब रहा है, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम का एनजीओ भी जो है इसी पर बात करता है कि आबादी का ग्रोथ रेट जो है मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है सभी कम्युनिटीज में कम हुआ है, और मुसलमानों में ये रेट सबसे ज्यादा कम हुआ है, जैसा अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले। और इन्हीं के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पूनम मुत्रेजा का कहना है कि इस तरह का सिलेक्टिव डेटा, यानी मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी और हिंदुस्तान में जो है हिंदू आबादी में डिक्लाइन जो हुआ है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन की मिसाल है, जो वसी तर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को नजरअंदाज करता है।
आप इस जी पर क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल। पॉपुलेशन फाउंडेशन ने तो इस पर बहुत काम किया है, और मैं पूनम मुतुएडी जी को जानता हूँ। वो बहुत ही एनलाइटन, और उनके व्यूज इस पे बहुत ही नॉलेजेबल व्यूज होते हैं। उन्होंने ठीक पॉइंट आउट किया है कि देखिए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद था। रीजन मैंने बता दिए, लिटरेसी, इनकम, सर्विस डिलीवरी, इस पे तो फोकस किया नहीं। और दूसरा जो ये था, इसको इस्लाम से जोड़ना, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑलरेडी मेरी किताब में लिखा है कि 25 राज्यों में, 25 स्टेट्स में मुसलमानों का फैमिली प्लानिंग का परफॉर्मेंस बिहार के और यूपी के हिंदुओं से ज्यादा अच्छा है। अब अगर ये हिंदू मुस्लिम इशू होता तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान फैमिली प्लानिंग न करता, लेकिन 25 स्टेट्स में मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग बिहार के हिंदुओं से ज्यादा अच्छी है। तो ये हिंदू मुस्लिम इशू तो ये है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मिसाल के तौर पर केरला, क्योंकि जैसे केरला, तमिलनाडु, पूरा 25 स्टेट तो 90% इंडिया हो गया। तो 90% इंडिया में अगर मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग बिहार और यूपी के हिंदुओं से अच्छी है, तो इसका मतलब है ये रिलीजन वाज नॉट ए फैक्टर, बल्कि वहाँ के डेवलपमेंट फैक्टर, क्योंकि वहाँ शिक्षा अच्छी होगी, वहाँ इनकम ज्यादा अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो स्टेट इसमें पीछे है, यानी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यही हिंदुस्तान को पीछे किए हुए थी आज तक, उन पर फोकस करना चाहिए। और ये तीन चीजें, शिक्षा, तालीम, आमदनी और अच्छी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये इस पर फोकस करें तो, बल्कि ऑलरेडी अब तो हमें चिंता की बात ही नहीं है। ये सारी जो डिबेट है ना, बिल्कुल फ्यूटाइल और बकवास है, क्योंकि जो चीज हम अचीव करने चले थे, हिंदुस्तान पहला देश था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था 1951 में, सबसे पहला देश दुनिया में। और उसका बाद में उसकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनती गई, और आखिरी बार पॉलिसी 2000 में वाजपेयी जी के जमाने में बनी थी। उसका लक्ष्य था कि 2010 में हम रिप्लेसमेंट रेट हो जाएगा हमारा। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि जैसे 2 माँ बाप हैं, वो मर जाएंगे, उनकी जगह 2 बच्चे आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई। तो रिप्लेसमेंट रेट जो है वो एक्चुअली 2.1 है। 1.1 क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं, तो उसका मार्जिन रखने के लिए 2.1 अगर बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी है, तो वो रिप्लेसमेंट रेट के बराबर है। यानी आबादी नहीं बढ़ेगी, कुछ दिन बाद आबादी कंसोलिडेट होगी, और कुछ दिन बाद तो आबादी घटने लग जाएगी। तो ऑलरेडी उसके सारे आसार पूरे इंडिया ने, इन स्पाइट ऑफ बिहार और यूपी, ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट अचीव कर लिया। 2 नहीं बल्कि 2.1 नहीं, 2 पे आ गया ऑलरेडी इंडिया। और कई स्टेट तो 1.5, 1.4, 1.3, वहाँ तो उनको तो आबादी बढ़ाने के तरीके अपनाने पड़ जाएंगे कुछ दिन बाद। जी सही है, दुरुस्त है सर। अब ये लेकिन जो है परसेंटेज डेटा की बात की है इन्होंने, सेलेक्टिव ही सही, अपीजमेंट ही सही, परसेंटेज डेटा की बात की है, और ये झूठ इस तरह बार बार दोहराया जाएगा कि इसको फाइनली जो है सच बनाकर पेश कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि इसी परसेंटेज पर पॉपुलेशन फाउंडेशन वाले भी बात करते हैं कि 32% से 24% हो गया है मुसलमान का डेटा। तो ये क्योंकि डेटा से ही अगर चलना है, उसमें स्टैटिस्टिक्स को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो अब इसमें इन्होंने 43% लिखा है। एक्चुअली मुसलमानों की जो गिनती है पिछले 60-70 साल में 4.2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है। 60 साल में अगर 4% बढ़े हैं, तो 51% बढ़ने के लिए 600 साल लगेंगे। ये कह रहे हैं कि 6 साल में मेजोरिटी बन जाएगी। ये हिंदुओं को डराने के लिए कि देखो बस मुसलमान आ जाएंगे, औरंगजेब आ जाएगा, मुस्लिम रूल आ जाएगा, ये सब इस प्रोपेगेंडा के लिए ये सब मुहम्मल बातें की जाती हैं। मैंने एक प्रोफेसर दिनेश सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और उनके कोलीग प्रोफेसर अजय कुमार से, एक दोनों मैथमेटिशियन हैं, उनसे मैथमेटिकल मॉडल बनवाया था। मैथमेटिकल मॉडल यूज किया जाता है किसी चीज को फोरकास्ट करने के लिए। मैंने ये जानने के लिए कि भाई कितने दिन में मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे।
तो उन्होंने जो मैंने आपको पावर पॉइंट भेजा है उसमें से 2 ग्राफ देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि साहब 1000 साल में भी नहीं हो सकता, भूल जाइए, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा, बल्कि जो गैप है हिंदू और मुस्लिम में वो बढ़ता जा रहा है। जो गैप 26 करोड़ था 1951 में, 1951 में मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू 26 करोड़ ज्यादा थे। अब 80 करोड़ ज्यादा है। तो ये हिंदू घट रहे हैं कि हिंदू बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तो ये गैप तो 26 करोड़ तक बढ़ के 80 करोड़ बढ़ गया। अब तो 80 करोड़ हिंदू और ज्यादा हो गए। बिल्कुल। तो ये इसलिए ये इस किस्म के जो सेलेक्टिव डेटा कलेक्शन और उसको सेलेक्टिव लीक और उसकी टाइमिंग इलेक्शन के दौरान, ये सब मिसचिवस और अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मकसद तो यही लगता है कि एक कम्युनिटी को डराया धमकाया जाए और दूसरी कम्युनिटी को उससे हरासा और परेशान करके तकलीफ दी जाए ना सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी कम्युनिटी और हमको भी चाहिए कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप डिस्कस कर रही हैं, मैं इसकी जो मेरी किताब है कितने लोगों ने पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी होगी। पढ़नी चाहिए। रोज 60 साल से उसके ऊपर गालियां सुन रहे हैं, लेकिन अगर उस गालियों का डिफेंस मैंने उसमें एक किताब में प्रोवाइड किया है और वो 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, राइट विंग ने कोई इस पे एक उंगली नहीं उठाई है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और कोई इमोशनल अपील नहीं, कोई पॉलिटिकल अपील नहीं, टोटली रैशनल फैक्चुअल स्टेटिस्टिकल बातें हैं। तो और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप अमेजन पे जाएंगी, अमेजन पे कोई इसके ऊपर 223 के करीब कमेंट्स हैं, जिसमें से 3 कमेंट तो मुसलमान होने के नाते पहले दिन ही मुझे गालियां दिन लोगों ने दे दी थी, जब तक किताब छप के भी नहीं आई थी। ठीक है। उसके बाद 220 लोगों ने इसकी किताब की इतनी तारीफ की है कि साहब इन्होंने तो हमारे दिमाग के दरवाजे खोल दिए, और वो सब तारीफ करने वाले मुझे बताते हुए खुशी है कि सब हिंदू हैं। यानी जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया तो इसलिए सेक्युलर है कि हिंदू सेक्युलर हैं, उनके माइंड ओपन है, उन्होंने इसको रीजनेबल पाया, किताब पढ़ी, रीजनेबल, तो सारी तारीफ जो की है वो सब हिंदुओं ने की है, जो इसका ऑपोजिट समझते थे पहले, लेकिन जब उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर देखे तो उन्होंने खुद ही लिखा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए उसमें। बिल्कुल दरअसल, यानी पढ़ा लिखा और जानकार तबका तो ये फैक्ट्स और फिगर्स की बेसिस पे बात करता है, लेकिन जो अवाम है जिनको ये फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बिल्कुल ही कोई जानकारी नहीं होती, उस अवाम को इस तरह से सिलेक्टिव डेटा से मिसलीड करने का मकसद ही नहीं, जो है। अब जैसे ये 4 बीवियां 25 बच्चे, ये जो मुहम्मल बात की जाती है, बड़े बड़े लोगों के मुंह से मैंने सुनी है। ये तो मैंने एक बहुत ही बड़े राइट विंग नेता को ये चीज समझाई, तो उन्होंने गौर से सुनी। मैंने कहा हिंदुस्तान में एक से ज्यादा बीवी ये तो संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कैसे? मैंने कहा एक चीज होती है जेंडर रेशो। जेंडर रेशो क्या होती है कि 1000 मर्दों पे कितनी औरतें हैं। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक 1000 मर्दों पे के मुकाबले में 940 औरतें हैं, और जो 120 साल में सबसे अच्छी फिगर है। तो अगर 1000 लोगों में से 60 मर्दों को पहली बीवी भी नहीं मिल पाएगी, तो मुझको दूसरी, तीसरी और चौथी कहाँ से मिलेगी? है ही नहीं, उनके नंबर ही नहीं है अवेलेबल। तो उस पर वो बहुत हंसे, तो क्योंकि भी उन्होंने पूरा रजिस्टर किया इस बात को, लेकिन उसके बावजूद झूठ बोलने वाले जो है वो झूठ बोले चले जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि 100 बार झूठ बोलो तो वो सच हो जाता है, और वो खुद भी उसको बिलीव करने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप आम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर कि वो इस तरह के जुमलों से, जुमलेबाजी से कैसे परहेज करें, कैसे बचें? नहीं था, मेरा तो यही होगा कि भाई पढ़िए, हर चीज को मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि उसको मानिए, किताब पढ़िए और इस बारे में लिटरेचर पढ़िए, और दोनों पहलुओं को अच्छी तरह सुनिए, समझिए और उसको मेजर कीजिए। तो समझने की जरूरत है, और जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है उनको चाहिए कि एक तरफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो जो नॉलेजेबल लोग हैं वो नॉलेज फैलाएं। तो जितना नॉलेज का इब्लाग होगा, उतना लोगों को बात समझ में आएगी।